वेलकम टू द अमलगम क्लासेस गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। शुरुआत कर रहे हैं हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर से। क्या नाम है चैप्टर का? एसिड बेसिस एंड। कितने नंबर की केमिस्ट्री आ रही है पेपर में? 25 नंबर की केमिस्ट्री हमारी है ना, 80 में से। सिंपल आसान है केमिस्ट्री में। 25 में से 25 आराम से स्कोर किए जा सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ें तो शुरुआत करते हैं एसिड से। बताओ, कौन बताएगा व्हाट आर एसिड्स? बताइए, आंसर दो। एसिड्स क्या होते हैं बताइए। शाबाश। एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर सोर इन टेस्ट, है ना, एंड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये डेफिनेशन लिख के आओगे पेपर में, नालायक हो। ये छोटी क्लास की डेफिनेशन है, 10th क्लास में ये डेफिनेशन नहीं लिख के आना है। 10th क्लास के हिसाब से हम एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अगर पेपर में कभी भी पूछे कि व्हाट आर एसिड्स, तो यही वाली डेफिनेशन लिख के आनी है। क्या? एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, acids are the substances which releases HI in their aqueous solution. एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या रिलीज करते हैं? HN रिलीज करते हैं। यानी जब भी किसी चीज को पानी में डिजोल्व किया जा रहा है, और अगर वो पानी में डिजोल्व करने पे क्या रिलीज कर रही है? HN रिलीज कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो चीज क्या है? उस चीज को एसिड बोला जाएगा। जैसे जैसे HCl है, HCl को मैंने पानी में डिजोल्व किया तो ये HN रिलीज करेगी और Cl नेगेटिव आयन रिलीज करेगी। क्योंकि पानी में डिजोल्व करने पे HCl HN रिलीज कर रहा है, दैट्स व्हाई HCl इज एन एसिड। H2SO4, H2SO4 को पानी में डिजोल्व करेंगे तो HN रिलीज करेंगे और सल्फेट आयन रिलीज करेंगे। क्योंकि पानी में डिजोल्व करने पे H2SO4 HN रिलीज करता है, तो H2SO4 भी क्या होगा? एसिड। HNO3, HNO3 को पानी में डिजोल्व करेंगे तो HN रिलीज करेंगे और नाइट्रेट आयन रिलीज करेंगे। क्योंकि पानी में डिजोल्व करने पे HNO3 HN रिलीज कर रहा है, दैट्स व्हाई HNO3 विल आल्सो बी अ एसिड। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है, क्यों है? क्योंकि वो पानी में डिजोल्व करने पे क्या रिलीज कर रहा है? एच। अगर कोई सब्सटेंस पानी में डिजोल्व करने पे HN रिलीज नहीं कर रहा है तो उसे एसिड नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, पानी में डिजोल्व करने पे HN कोई रिलीज करेगा कब? जब उसके पास हाइड्रोजन होगा। भाई, हाइड्रोजन आयन रिलीज करने के लिए हाइड्रोजन होना भी तो चाहिए कंपाउंड में। जैसे HCl के पास हाइड्रोजन है, तभी तो ये पानी में डिजोल्व करने पे HN रिलीज कर रहा है। H2SO4 के पास भी हाइड्रोजन है, तभी हम इसे पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, तब वो HN रिलीज कर रहा है। HNO3 के पास भी हाइड्रोजन है, और इसे पानी में डिजोल्व किया जा रहा है, तो वो HN रिलीज कर रहा है। यानी अगर कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है तभी वो पानी में डिजोल्व करने पे HN रिलीज करेगा, अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो HN रिलीज ही नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या? कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, हर वो कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है उसे एसिड नहीं माना जाएगा। सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड जो पानी में डिजोल्व करने पर हाइड्रोजन रिलीज करे, उन्हें एच माना जाएगा। और जब हम ग्लूकोज को पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो HN रिलीज नहीं करता, जबकि ग्लूकोज के पास 12-12 हाइड्रोजन है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के पास 12-12 हाइड्रोजन है, लेकिन पानी में डिजोल्व करने पे ये HN रिलीज नहीं करता। दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एसिड। इसलिए ग्लूकोज को क्या नहीं माना जाएगा? एसिड नहीं माना जाएगा। ऐसे ही देखो इथेनॉल या फिर एल्कोहल, इसके पास भी 6-6 हाइड्रोजन है, लेकिन पानी में डिजोल्व करने पे ये HN रिलीज नहीं करता, इसलिए इथेनॉल को भी एसिड नहीं माना जाता है। किसी भी चीज को एसिड तब कहेंगे जब वो पानी पे डिजोल्व करने पे HN रिलीज करे, और कोई भी चीज एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि वो पानी में डिजोल्व करने पे HN रिलीज नहीं कर रही है। अगर तुमसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ एक्स एक सब्सटेंस है, ये एसिड क्यों है, आंख बंद करके बता देंगे कि भाई एक्स एसिड इसलिए है क्योंकि पानी में डिजोल्व करने पे HN रिलीज करता है। वाई एसिड क्यों नहीं है? वाई एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि पानी में डिजोल्व करने पे HN रिलीज नहीं कर रहा है। बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट कि तुमसे कोई पूछे कि बताओ काजू कतली मिठाई क्यों है, बोलो क्या आंसर दोगे इसका?
तुमसे पूछा जा रहा है कि काजू बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है, 10th क्लास में आके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काजू कतली मिठाई क्यों है? भाई काजू कतली मिठाई इसलिए क्योंकि वो मीठी है। कोई भी वो चीज जो मीठी होती है वो मिठाई होती है। काजू कतली मिठाई क्यों है? क्योंकि वो मीठी है। समोसा मिठाई क्यों नहीं है? बोलो। क्योंकि समोसा मीठा नहीं होता। सिंपल। तो वही बच्चों वाली बात, HCl एसिड क्यों है? क्योंकि पानी में डिजोल्व करने पे वो एच रिलीज कर रहा है, और कोई भी वो चीज जो पानी में डिजोल्व करने पे एच रिलीज करती है वो एसिड होता है, इसलिए HCl भी एसिड है। ग्लूकोज एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि पानी में डिजोल्व करने पे वो एच रिलीज नहीं कर रहा है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखो, acids are the substances that releases HN in their aqueous solution। एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करते हैं? एचआईन रिलीज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा HCl को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो क्या रिलीज करेगा? एचआईन। H2SO4 को भी वाटर में डिसॉल्व कर दें तो एचआईन रिलीज करेगा। HNO3 को भी वाटर में डिसॉल्व कर दें तो एचआईन रिलीज करेगा। यहाँ पे 3 एग्जांपल और लिखना एसिड्स के, है ना, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। 3 और एसिड्स के एग्जांपल लिख के दिखाओ कि पानी में डिसॉल्व करने पर वो एचआईन रिलीज कर रहे हैं। आगे बढ़े। एसिड समझ में आते हैं, ये पढ़ा दिया हमने। दो अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड बिकॉज दे डू नॉट रिलीज एचाइन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन पाए जाते हैं लेकिन उन्हें एसिड कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट रिलीज एचाइन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में एचाइन रिलीज नहीं करते। Why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution while aqueous solution of alcohol glucose do not show? है ना, सेम क्वेश्चन। अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन पाए जाते हैं लेकिन इन्हें एसिडिक का कैटेगराइज नहीं किया जाता। अगला देखो, बेस। बेस क्या होता है? व्हाट इज बेस? बताओ कौन सा कलर यूज करें? कौन सा कलर से बेस पढ़ोगे? ब्लू। बेस रेड उसको ब्लू करता है, चलो ब्लू यूज करते हैं। ये तो इंडिगो है, ये ब्लू है। तो बेस क्या होते हैं? बेस या बेसिस। बेसिस आर द सबस्टेंसेस that releases OH negative ion in their aqueous solution। बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने पे क्या रिलीज करें? बताओ, पानी में डिसॉल्व करने पे क्या रिलीज करें? OH नेगेटिव आयन रिलीज करें। जैसे KOH को जब मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो वो K पोटेशियम आयन रिलीज करेगा और OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डिसॉल्व करने पे OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं उन्हें कहते हैं बेस। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर दो तो ये क्या रिलीज करेगा? मैग्नीशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ये भी क्या है? बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे अगर पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो क्या रिलीज करेगा? कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड। तो क्योंकि ये तीनों पानी में डिसॉल्व करने पे OH आयन रिलीज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज बेसिस, इसलिए तीनों के तीनों क्या है? बेस है। क्वेश्चन पूछे कि बताओ KOH बेस क्यों है, तो बता दोगे तुरंत। KOH बेस इसलिए है क्योंकि पानी में डिसॉल्व करने पे KOH क्या रिलीज करते हैं? OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। पूछे HCl बेस क्यों नहीं है, बोलो। HCl बेस इसलिए नहीं है क्योंकि HCl पानी में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयन रिलीज नहीं करता, दैट्स व्हाई HCl इज नॉट कंसीडर्ड एज ए बेस। इसलिए HCl को क्या नहीं माना जाता? बेस नहीं माना जाता। तो bases are the substances that releases OH negative ion in their aqueous solution। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने aqueous solution में क्या रिलीज करते हैं? OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। वाटर soluble bases are known as alkali। ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एल्केलाई। हमें लगभग यही पढ़ने हैं, हमारी 10th क्लास में यही है। वाटर सॉल्यूबल, क्योंकि हम बेसिस की डेफिनेशन यही पढ़ रहे हैं कि ये पानी में डिसॉल्व करने पे एच रिलीज करो उन्हें बेस बोलते हैं। तो हमें तो अपने कोर्स में 10th क्लास में सारे के सारे एल्केलाई ही पढ़ने हैं। जितने भी बेस हम पढ़ेंगे लगभग सबके सब वाटर सॉल्यूबल होंगे। अच्छा, ये छोटा सा टॉपिक देखो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है तो उसके दो ही कारण है। पहले हम देखेंगे किसकी बात हो रही है। अगर किसी आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन की बात हो रही है, अगर किसी आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन की बात हो रही है
तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का क्या रीजन होगा? प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस। आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में क्या पाए जाते हैं? आइंस पाए जाते हैं। जैसे ए भी कोई आयनिक कंपाउंड है, जब मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये ए आयन रिलीज करेगा और बी आयन रिलीज करेगा। ये जो आइंस रिलीज हुए, यही तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दे आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस। और जो मेटल्स हैं, मेटल्स, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करेंगी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। बस दो ही रीजन है, तीसरा कोई रीजन नहीं है, कहीं दिमाग नहीं लगाना। तुमसे अगर कभी भी पूछे कि बताओ ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, बस ये देख लो कि मेटल की बात हो रही है या सॉल्यूशन की बात हो रही है। अगर आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है तो उसमें आइंस पाए जा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। और मेटल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। जैसे जैसे तुमसे पूछ ले कि एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बताओ क्यों? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो याद करो, एसिड को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एच आयन रिलीज होते हैं। तो क्योंकि एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस पाए जाते हैं, इसलिए एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बेस का एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों? सेम रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। उसमें भी क्या पाए जाते हैं? फ्री आयंस पाए जाते हैं। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं? मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आइंस नहीं। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को किसकी वजह से कंडक्ट करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कह रहे डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, कुछ दिमाग नहीं लगाना, वही वाली बात कि समोसा मिठाई क्यों नहीं है? क्योंकि समोसा मीठी नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके पास फ्री आइंस नहीं है। फ्री आइंस होते तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ही देता। कुछ दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन ने पहली क्वेश्चन में तुमसे ये नहीं पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तुम्हें बता रहा है कि कंडक्टर नहीं करता, तुम तो बस रीजन दो क्यों नहीं करता। ये नहीं पूछा कि समोसा मिठाई है कि नहीं, तुम तो बोल दिया कि समोसा मिठाई नहीं है, तुम तो बस रीजन बताओ कि क्यों नहीं है, तो बता दो क्योंकि मीठी नहीं है। तो ऐसे डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा, एक ही कारण है, इसमें फ्री आइंस है ही नहीं, इसलिए नहीं कर रहा। अगर फ्री आइंस होते तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ही देता। ऐसे ही देखो, कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल और ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एल्कोहल और ग्लूकोज का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, एक ही कारण, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आइंस, क्योंकि इसके एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आइंस नहीं पाए जाते होंगे। अगर फ्री आइंस पाए जाते तो कंडक्ट कर ही लेता ना। कह रहा है रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। शाबाश, समझ चुके होंगे क्यों? क्योंकि इसमें फ्री आइंस पाए जाते हैं। अच्छा, रेन वाटर में फ्री आइंस कैसे पाए जाते हैं, अगर ये समझना चाहो तो समझ लो। वैसे तो एक्चुअली रेन वाटर प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है ना, ये पढ़ा हुआ। रेन वाटर इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर क्या होता है? प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ये बादल है ना? बादलों से क्या आ रहा है बताओ? बादलों से बारिश आ रही है, रेन वाटर आ रहा है। जब रेन वाटर को बादल से अर्थ तक आना है, बताओ, अर्थ तक आना है, तो ऐसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से होते हुए आना पड़ेगा। बोलो, पानी को कहाँ से आना पड़ेगा? अर्थ के एटमॉस्फेयर से। ये जो वाटर है, रेन वाटर की ड्रॉपलेट्स, इन्हें अर्थ के एटमॉस्फेयर से होते हुए आना पड़ेगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या पाया जा रहा है बताओ? अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है गैसेस, SO2, CO2, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये वाटर के मॉलिक्यूल के संग रिएक्ट करके क्या बना देती है पता है? एसिड्स बना देती हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और जब बारिश हम तक पहुंचती है, उस बारिश में एक्चुअली ये एसिड्स पाए जाते हैं और इस एसिड्स के आइंस पाए जाते हैं। ये आइंस की फॉर्म में टूट जाता है। इसलिए जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स फ्री आइंस। आता है समझ में? बताइए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? एसिड समझ में आता है सबको कि एसिड्स क्या होते हैं? बेस भी समझ में आता है, बेस क्या होते हैं? चलिए, मेरा टॉपिक है इंडिकेटर्स। अच्छा, हमें पता चल गया एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं जो HN रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। बेस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में HN रिलीज
नहीं करते, ओ एच एन रिलीज करते हैं। एसिड क्या करेंगे, अपने एक्वस सॉल्यूशन में एच एन रिलीज करेंगे, और बेस क्या करेंगे, अपने एक्वस सॉल्यूशन में ओ एच नेगेटिव एन रिलीज करेंगे। अगर हमें पता करना है कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है, तो कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हमें एक सॉल्यूशन दे दिया एक्स, ये सब्सटेंस दे दिया एक्स, कह रहा बताओ ये एसिड है या बेस है, तो मैं क्या करूंगा, उसे वाटर में डिसॉल्व कर दूंगा, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद मुझे एच एन अगर नाचते हुए दिख जाएंगे कि भाई देखो पानी में एच एन नाच रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये एसिड है। और अगर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ओ एच एन नाचते हुए दिख रहे हैं, तो मैं कह दूंगा वो बेस है। बताओ, और हम तुरंत देख के बता देंगे कि भाई ये चीज एसिड है या बेस, ऐसे ही पता करेंगे। बोलो। अरे मूर्खों, एच एन और ओ एच एन हमें दिखाई थोड़ी ना देते हैं, तो हम पानी में देख के थोड़ी ना बता देंगे भाई इसने एच एन रिलीज कर दिया, इसने ओ एच एन रिलीज कर दिया, है ना? हम देख के नहीं बता सकते कि उसने एच एन रिलीज किया, उसने ओ एच एन रिलीज किया। तो कुछ ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो ये डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर सबस्टेंस इज एन एसिड और अ बेस। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ये डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं कि वेदर सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस। ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का क्या ही काम है, इसका इंडिकेट करने का काम है इसका कि ये एसिड है, ये बेस है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो कलर में आता है। कौन कौन से कलर में? रेड, है ना, रेड और ब्लू। लो ब्लू ही है। लिटमस पेपर दो कलर में आता है, रेड एंड ब्लू। एसिड्स पता क्या करेंगे, एसिड्स क्या करते हैं, बेस क्या करते हैं, बेस, पहले बेस की बात कर लो। बेस क्या करेंगे, बेस जब रेड लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएंगे तो उसे किस कलर में कन्वर्ट कर देंगे? ब्लू कलर में। बेस विल कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, है ना? बेस क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब मुझे पता करना है कि कोई भी सॉल्यूशन बेसिक है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें रेड लिटमस पेपर डालूंगा, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है सॉल्यूशन में डिप करने के बाद, इसका मतलब वो बेस है। एसिड्स क्या करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेड में। एसिड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर किसी सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डिप करने के बाद रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस द सॉल्यूशन इज एसिडिक, है ना? इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक। अच्छा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो स्योर इन टेस्ट होते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो तुम ये कहते हो सर हम टेस्ट करके भी तो पता कर सकते हैं। भाई अगर हमें पता करना है ये एसिड है कि नहीं, तो खा लो और देख लेंगे, खाने में खट्टा है तो एसिड है, और कड़वा है तो बेसिक है। ऐसे भी नहीं पता कर सकते, खा नहीं सकते उल्लू। एसिड्स आर वेरी डेंजरस, कोरोसिव नेचर के होते हैं, कोरोसिव। एसिड अगर खा लोगे तो कुछ खाने के लायक नहीं रहोगे। हालांकि कुछ एसिड एडिबल होते हैं, लेकिन जो हमें टेस्ट करने के लिए दिया जा रहा है वो थोड़ी ना पता मैं एडिबल है कि नहीं। तो टेस्ट करके बिल्कुल नहीं पता कर सकते हम कि कोई भी चीज एसिडिक है बेस, है ना? ऐसे नहीं कुछ भी दिया तो हमने खा के चख रहे हैं कि भाई ये एसिडिक है। स्कूल में टीचर ने पूछा कि बताओ एसिड या बेस है, तो तुमने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया कि हाँ खट्टा खट्टा सा लग रहा है, ये एसिडिक है। ऐसे नहीं करेंगे। एसिड्स एंड बेस बोथ आर कोरोसिव इन नेचर, दोनों के दोनों कोरोसिव नेचर के होते हैं, इन्हें हम टेस्ट करके यूज नहीं करेंगे। तो हम इन्हें जो इंडिकेटर्स है उनसे चेक करते हैं। तो indicators are the substances that are used to check whether a substance is an acid or a base. indicators ऐसे substance होते हैं जो ये चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं कि कोई substance एसिड है या बेस है, जैसे लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलिन। इंडिकेटर्स दो तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल जो नेचुरली पाए जाए, सिंथेटिक जो बेसिकली हम बनाए रखें। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल है लिटमस, टर्मरिक मींस हल्दी, रेड केवेज लीव्स, पेटल्स ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट, पेटूनिया, जेरेनियम, ये सब, है ना? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लिटमस इंपॉर्टेंट है, टर्मरिक इंपॉर्टेंट है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? पर्पल। ये न्यूट्रली किस कलर में पाया जाता है? पर्पल कलर में पाया जाता है। इसे हम कन्वर्ट करते हैं दो कलर में, ब्लू कलर में और रेड कलर में। एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे, पूछेंगे अभी आगे चैप्टर में। एसिड होंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेड में कन्वर्ट कर देंगे।
बेसिस होंगे वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। टर्मरिक, हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। ये क्या करती है, ये बेसिक मीडियम, ये बेसिक लिखा है BASIC। बताओ, एक काम तुम लोगों पर ढंग से नहीं होता, बेसिक की स्पेलिंग नहीं आती तुम लोगों को, गलत रखी है यहाँ पे। टर्न्स रेडिश ब्राउन इन बेसिक मीडियम। जो हल्दी होती है वो बेसिक मीडियम में किस कलर में कन्वर्ट हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर कलर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे तुमने कभी देखा होगा, देखा होगा, क्या देखा होगा, कुछ नहीं देखते हो तुम लोग, देखा करो। मोबाइल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, कहाँ से देखोगे। मोबाइल से फुर्सत मिले तो अभी भी मोबाइल ही देख रहे हो, बताओ। चलो, जैसे तुम लोग शादी में गए, दावत में, है ना, स्टॉल लगी है, यहाँ पे शाही पनीर है। अच्छा, शाही पनीर नहीं, शाही पनीर। यहाँ पे दाल मखनी, यहाँ पे पुलाव, और क्या चाहिए, राजमा, लो राजमा भी ले लो। और क्या चाहिए, कढ़ी, कढ़ी भी ले लो। और क्या चाहिए, रोटी भी चाहिए, रोटी भी ले लो। तुम गए क्या लेने, कढ़ी, बताओ। शाही पनीर, दाल मखनी, इन सबको छोड़ के तुम लेने गए कढ़ी की, कढ़ी चावल खाएंगे। पुलाव ले लिए तुमने, कढ़ी ले ली, पुलाव ले ली, पहुंच गए, पूरी प्लेट भर ली तुमने कढ़ी से, है ना। पूरी प्लेट में कढ़ी, कढ़ी येलो कलर की होती है, लो कढ़ी बना दो। तुम कहोगे सर लाल कलर की कढ़ी कब से आने लगी, ये कौन सा कलर है भाई, येलो ऑरेंज है, ये रही कढ़ी। तुमने भर ली कढ़ी चावल भाई, तो पूरी प्लेट भर ली, ऐसे ऐसे कभी मिला नहीं हो। और कढ़ी चावल जब तुम खा रहे थे, देखो ये तुम हो, तुम्हारी गर्दन, इस, वो है ना। ये हाथ में तुम्हारे कढ़ी चावल है। जब तुम कढ़ी चावल खा रहे थे, तो हुआ क्या, तुम्हारी शर्ट पे कढ़ी गिर गई थोड़ी सी, बताओ। तुम्हारी शर्ट पे थोड़ी सी कढ़ी गिर गई। अब इस शर्ट को तुमने घर पे जाके मम्मी को दिया कि भाई गंदी हो गई ये शर्ट, इस शर्ट को धो दो। मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने क्या किया, इस शर्ट को ले जाके क्या किया, सोप सॉल्यूशन में डाल दिया, साबुन से धोने धो दिया। जब तुम्हारी इस शर्ट को सोप में डाला जाएगा, तो तुम देखोगे वो पार्ट, है ना, वो पार्ट जितने पर कढ़ी फिली फिल गई थी, वो किस कलर का हो जाएगा, वो हो जाएगा लगभग ब्राउन कलर का। देखा है कभी, ऐसा क्यों, ये ब्राउन कलर का क्यों हो गया, क्योंकि कढ़ी में क्या थी, हल्दी, बताओ। कढ़ी में क्या थी, हल्दी, और हल्दी क्या होती है, नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा क्या, हल्दी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। नेचुरल इंडिकेटर होने की वजह से, जैसे ये हल्दी सोप सॉल्यूशन में, सोप होते हैं बेसिक नेचर के, सोप्स आर बेसिक इन नेचर। तो जैसे ही ये बेस की नेचर में आई, इसने ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गई, है ना, ये देखा होगा तुमने। तो टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन इन बेसिक मीडियम। जैसे ही हल्दी बेस के कांटेक्ट में आई, तो वो रेडिश ब्राउन कलर देती है। तो इट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, हमें पता चल गया सोप सॉल्यूशन बेसिक कलर के बेसिक है, तभी तो हल्दी का कलर ब्राउन हो गया। बोलो, कोई कष्ट तो नहीं। अच्छा, कुछ होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो नेचुरली नहीं पाए जाते, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन,
ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर है ना। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता है, इसलिए इसका नाम ही है मिथाइल ऑरेंज। एसिड की कांटेक्ट में आके ऑरेंज से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेड या पिंक में, और बेस के कांटेक्ट में आने पर किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में। ये पूछ सकता है पेपर में एक नंबर के एमसीक्यू वगैरह। फिनोप्थेलिन न्यूट्रल कलरलेस होता है, एसिड में आता है तो कोई चेंज नहीं, लेकिन बेस की कांटेक्ट में आता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में फिनोप्थेलिन पिंक कलर का हो जाए, इट मींस इट इज बेसिक, सिंपल, है ना। ये हम विजुअल इंडिकेटर देख के ही तो बता रहे हैं, कलर चेंज से बता रहे हैं, देख के बता रहे हैं। ऐसे इंडिकेटर्स को कहते हैं विजुअल इंडिकेटर। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पे अपने कलर ना चेंज करके अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं, olfactory indicators. The substances that change their order means smell, in acidic or basic solution are known as olfactory indicator. Example देखो, vanilla extract, onion, clove, ये तीनों के तीनों कलर स्मेल ऑर्डरलेस बन जाते हैं बेसिक मीडियम के सॉल्यूशन में आने में, लेकिन जब एसिड की कांटेक्ट में होते हैं तो अपनी स्मेल रिटेन करके रखते हैं। अगर इन किसी सॉल्यूशन में डालने के बाद इनकी स्मेल चली जाए, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर। बोलिए, इंडिकेटर समझ में आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ट्राई करना, डाउट हो तो पूछना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन है, देखो, हार्दिक एक बच्चा है, इसने क्या किया, इसने दो सॉल्यूशन बनाए, एक एसिड का बनाया, एक बेस का बनाया, दो अलग अलग बीकर में बनाए, दो बीकर लिए इसने, दो सॉल्यूशन बनाए, है ना, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। लेकिन ये नालायक लिखना भूल गया कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। और लेबोरेटरी में बताओ लिटमस पेपर भी अवेलेबल नहीं है, जैसे बच्चे वैसे ही लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में लिटमस पेपर भी अवेलेबल नहीं है, और दोनों के दोनों सॉल्यूशन कलरलेस है भाई, यानी देख के तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो बताओ, बताओ ये बेचारा कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, कैसे पता करेगा कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, नहीं आए तो फिर हम बताते हैं। ये क्वेश्चन भी ट्राई करना, 5 वाला, 6 वाला भी देखना। आगे हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ा जाए। ज्यादा हो गया, यहीं तक रहने दें लेक्चर कि कंटिन्यू करें, बोलो। कुछ नहीं बोलते हो तुम लोग हैं, कुछ तो कहो, कहो ना, कहो ना क्या, कहोगे आगे बढ़ा बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा हो तो वीडियो पोस्ट कर देना, बाद में देख लेना, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। एसिड्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, वही छोटी छोटी प्रॉपर्टी। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों, अभी पढ़ के आ रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस। एसिड्स कोरोसिव नेचर के होते हैं, है ना, बहुत डेंजरस होते हैं, दे कैन बर्न स्किन, स्किन को बर्न कर सकते हैं, कपड़ों को बर्न कर सकते हैं, वुड को बर्न कर सकते हैं, वेरी डेंजरस, बच के रहें भाई। तो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, दे कैन कोरोड आवर स्किन एज वेल, है ना। इसलिए एसिड अटैक के बारे में सुना होगा, एसिड अटैक, एसिड अटैक में क्या करते हैं, एसिड ही डाल देते हैं चेहरे पे, जिसकी वजह से चेहरा होता है वो बर्न हो जाता है। तो एसिड्स आर वेरी डेंजरस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आती है, सिंपल, सोरेन टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, एसिड के सॉल्यूशन, और कोरोसिव नेचर के होते हैं। आगे देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमें एसिड्स की रिएक्शंस पढ़नी है, तो कुछ रिएक्शंस देखते हैं। जैसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, एसिड की रिएक्शन किसके संग, मेटल्स के संग। तो करते क्या है, एक्चुअली ये एसिड है ये मेटल है ना। करते क्या है, एसिड मेटल के संग रिएक्ट करके, ये ऐसे कह लो कि मेटल एसिड के संग रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल सॉल्ट बना देती है, और क्या रिलीज कर देती है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती है। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल के संग रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे जिंक H2SO4 के संग रिएक्ट करेगी तो Zn SO4 का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी।
मैग्नीशियम HCl के संग रिएक्ट करेगी तो MgCl2 का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जिंक HCl के संग रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। एल्यूमिनियम HCl के संग रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा। आयरन HCl के संग रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। कॉपर HCl के संग रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा? नहीं, ये रिएक्शन नहीं होती। बताओ क्यों? पढ़ा होगा पहले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ओनली अ मोर रिएक्टिव मेटल ओनली अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, है ना? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड हैज नो रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, पढ़ रखा है पहले चैप्टर में, कुछ नया बात नहीं है। ये कराना रिएक्शन, सोडियम की रिएक्शन कराना HCl से, होमवर्क। सोडियम की रिएक्शन करानी है तुम लोगों को HCl से, और बताओ क्या बनेगा और कौन सी गैस रिलीज होगी। मूर्ख को एकदम, हम ही बता देते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और NaCl बनेगा। क्योंकि तुम्हें लगता तो नहीं होमवर्क करोगे, अभी भी मोबाइल हाथ में पकड़ के देख रहे हो, कॉपी किताब किसी के पास है नहीं, है ना? किताब कॉपी उठा लो, घुस के मारेंगे मोबाइल में। पेन ले लो, कॉपी ले लो, जो पढ़ा रहे हैं उसे नोट करो। अच्छा, एसिड्स मेटल के संग रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद ए पॉप साउंड। क्या टेस्ट है इसका? जब हाइड्रोजन गैस को बर्न किया जाएगा तो पॉप साउंड क्रिएट होती है ना? पढ़ रखा है ये भी पहले वाले चैप्टर में। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। बोले कोई कष्ट? क्या मेटल्स सारे एसिड के संग रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं? नहीं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के संग रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। बताओ क्यों? क्या क्वेश्चन है? हमने पढ़ा कि जो मेटल्स होती हैं वो एसिड के संग रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही हैं, लेकिन ये मेटल्स HNO3 भी एक एसिड है, HNO3 के संग रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती। क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा इसलिए क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या है? HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब मेटल एसिड रिएक्ट करती है तो ये जो हाइड्रोजन गैस बनी, ये इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देती है। किसमें? वाटर में। तो हमें क्या मिलता है? हमें हाइड्रोजन गैस में मिलकर के वाटर रिलीज होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं HNO3 के साथ, तो HNO3 बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन प्रोड्यूस इनटू वाटर। इसलिए वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। क्या रिलीज करेगा? वाटर रिलीज करेगा, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रोजन गैस इज नॉट evolved when a metal reacts with nitric acid because nitric acid being a strong oxidizing agent oxidizes hydrogen produced to water। हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसे वो ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। हालांकि हालांकि दो मेटल्स ऐसी हैं जो नाइट्रिक एसिड के संग भी रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकती हैं। कौन सी? मैग्नीशियम और मैंगनीज, दोनों भाई बहन। मैग्नीशियम मैग्नीशियम और मैंगनीज कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस इवन व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और। कर्ड एंड अदर श्योर सब्सटेंसेस, दही ये और जो खट्टी चीजें हैं खाने वाली, उन्हें मेटल्स के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, है ना? क्यों? बिकॉज acids present in them will react with the matter and form toxic substances that can cause food poisoning। क्योंकि जितने भी श्योर सब्सटेंस उनमें एसिड पाया जाएगा, तो कर्ड वगैरह में जो एसिड्स पाए होंगे वो मेटल्स के संग रिएक्ट कर लेंगे। अभी हमने पढ़ा मेटल एसिड के संग रिएक्ट कर जाती है और टॉक्सिक सब्सटेंस बना सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं और जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसलिए कर्ड और अदर श्योर सब्सटेंसेस को क्या करना चाहिए? मेटल के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। जैसे तुमने देखा होगा कि अगर तुम बढ़िया 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाओ तो वहां पे जो तुम्हें चटनी मिलती है वो कांच के बर्तन में मिलेगी, ग्लास के बर्तन में मिलेगी। यूजली जो चटनी वगैरह है, चटनी हरे कलर की होती है। लो, हरा कलर यार, तुम कहोगे सर लाल कलर की चटनी कब से हो गई, हमने तो कभी नहीं देखी। लो, चटनी धनिया वाली, पालक वाली नहीं, धनिया वाली चटनी, बढ़िया वाली।
ये जो चटनी होती है ये मेटल के बर्तन में नहीं रखनी चाहिए, है ना। किसमें रखनी चाहिए, गिलास के बर्तन में रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि चटनी में क्या डाला जाता है, नींबू डाला जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। खट्टा होता है तो उसमें मतलब नींबू में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। और ये जो एसिड है अगर इसे मेटल के बर्तन में रखोगे तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस बना देगा, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसलिए चटनी वगैरह को किस में रखना चाहिए, गिलास के बर्तन में रखना चाहिए ना, कांच की शीशियां आती हैं उनमें रखना चाहिए। चटनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलो। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के इतना नहीं पता करना, चटनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये होगा, बताइए, कोई कष्ट तो नहीं। अच्छा याद करो तुम्हारे पुराने जमाने में जो तुम्हारे अम्मा बाबा हुआ करते थे, जब वो अचार वगैरह बनाया करते थे, याद करो अचार के लिए एक बड़ा सा कंटेनर आता था, देखा किसी ने, बड़ा सा कंटेनर आता था कांच का, है ना। वो मेटेरियल के में नहीं, तो अचार जब वो बनाते थे तो इतने बड़े कंटेनर में 10 किलो का 5 किलो का अचार उसमें रखा जा सकता है, तो वो इस कंटेनर में रखते थे, है ना, अचार को। बताओ क्यों, ऐसा क्यों, कांच के कंटेनर में क्यों रखा जा रहा है, सेम रीजन। अचार कैसा होता है, खट्टा, खट्टे होने की वजह से अचार में क्या होते हैं, एसिड्स पाए जाते हैं। और अगर हमने इसे मेटल के कंटेनर में रख दिया, क्योंकि अचार तो 3-4 साल तक चली जाते हैं, 3-3 4-4 साल तक, 2 साल तक रखे रहते हैं, इतने लंबे टाइम तक अगर रखे रहेंगे, तो मेटल कंटेनर में रख दिया तो मेटल्स एसिड के संग रिएक्ट करके टॉक्सिक सब्सटेंस बना देंगे, जिसकी वजह से अचार हमारा खराब हो जाएगा, तो खाने लायक नहीं बचेगा। इसलिए जो अचार वगैरह हुआ करते थे उन्हें कांच के बर्तन में रखा जाता था, सोचो, प्रॉपर साइंटिफिक लॉजिक, है ना। देखिए किसी ने, अचार के बड़े बड़े कंटेनर आते थे, कांच के कंटेनर यहाँ पे रखा जाता था, 10 किलो अचार जब एक संग बनता था। बोले कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन एक छोटा सा, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, कह रहा कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन। कोई भी एग्जांपल दे दो, किसी की भी रिएक्शन करा दो। कैसे टेस्ट करोगे इस गैस की प्रेजेंस को, इस गैस की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट किया जाएगा, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, दिस गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, है ना। अगली रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, काफी लंबा लेक्चर हो गया, तो यहाँ तक रिवाइज करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालें, अगला लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपके डाउट ले लेंगे, है ना। यहाँ तक पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछेंगे, ठीक है। अगला इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लासेस में, यहाँ से शुरू करेंगे रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खत्म।